Today I am going to discuss about consistency for homogeneous system of linear equations. Homogeneous system of linear equation का मतलब क्या होता है? The constant term in every equation is equals to 0. मतलब suppose ऐसा कोई एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 0. होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या है? ये जो कांस्टेंट टर्म है सबका वैल्यू 0 होगा. जैसे हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करते थे वहाँ पे लिखते थे ax इक्वल्स टू b, तो ये जो b का पार्ट है मतलब कांस्टेंट का पार्ट है सब में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, तो अब डिस्कशन करेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे और उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन करते हैं. इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू एन, मतलब ये दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाएगा तो कंसिस्टेंट होगा. जब हम लोग नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वहाँ पे भी सेम इक्वेशन था, मतलब ये रैंक ऑफ ए बी सेम होने पे कंसिस्टेंट होगा. ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन हम लोग को क्या निकालना पड़ रहा था वहाँ पे? अगर n के साथ इक्वल होगा तो वो यूनिक सोल्यूशन दे रहा था, अगर n से छोटा होगा तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन दे रहा था. नॉन होमोजीनियस केस में हो रहा था. ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे. देखो, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जब ये n के साथ रैंक इक्वल होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पे ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. देखो ये नया पॉइंट आ गया. नॉन होमोजीनियस में हम लोग यूनिक सोल्यूशन निकाल रहे थे, होमोजीनियस में उसको क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सोल्यूशन. दैट इज x1 x2 x3 अप टू xn सबका वैल्यू क्या होगा? 0. अगर सबका वैल्यू 0 हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सोल्यूशन. ये याद रखना. नॉन होमोजीनियस में जिसे हम लोग यूनिक सोल्यूशन बोल रहे थे, होमोजीनियस में उसे हम लोग ट्रिवियल सोल्यूशन बोलेंगे. क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन करेंगे. अगर रैंक का वैल्यू n से छोटा हो रहा था, नॉन होमोजीनियस केस में क्या हो रहा था? वहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकल रहा था. अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे उसे? द इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. ठीक है, अगर सबका वैल्यू 0 हुआ तो उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे. अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आया तो उसे हम लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे. ठीक है, ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होता है होमोजीनियस के लिए. अब हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे. तो इनफाइनाइट नंबर के लिए मैं सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करूँगी? फॉर सोल्यूशन टू ऑब्टेन इनफाइनाइट सोल्यूशन सेट n माइनस आर वेरिएबल्स एनी आर्बिट्ररी वैल्यू एंड सॉल्व फॉर द रिमेनिंग अननोन्स. ये कैसे सॉल्व होगा हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे. अभी फर्स्ट केस के लिए जो हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन निकलेगा उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. Solve the following system of equations: x minus y plus z equals to 0, x plus 2y minus z equals to 0, 2x plus y plus 3z equals to 0. तो क्योंकि ये राइट हैंड साइड में जितना भी कांस्टेंट है सबका वैल्यू 0 है, तो मैं क्लियरली क्या बोल सकती हूँ? ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. ठीक है, जैसे हम लोग नॉन होमोजीनियस में सॉल्व कर रहे थे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 सब सेम होगा. और यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? b के जगह पे हम लोग 0 लिख रहे हैं. अब मैं a, x और b का वैल्यू लिख दूंगी जैसे हम लोग नॉन होमोजीनियस में लिखते थे, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी सेम होगा. ठीक है, मतलब a का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और b क्या है? 0 0 0 है. तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये जो वैल्यू है, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, उसे मैं इक्लन फॉर्म में चेंज करूँगी. अच्छा, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. किसे चेंज करेंगे? ये रो 2 और रो 3 का वैल्यू चेंज करेंगे. ठीक है, तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे? रो 2 विल चेंज रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 विल चेंज रो 3 माइनस 2 इंटू रो 1. ठीक है, तो इसमें से जो मुझे आंसर मिलेगा यहाँ पे होगा 0 3 माइनस 2 और 0 3 1. देखो ये राइट हैंड साइड में हमेशा तो ये 0 0 0 ही रहेगा. हम लोग जितना भी ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, जो भी हम लोग वैल्यू निकालें, ये राइट हैंड साइड में हमेशा 0 रहेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे?
ये 3 जो है यहाँ पे इसे 1 बनाएंगे और ये नीचे रो 3 में जो 3 है उसे 0 बनाएंगे। ओके, यहाँ पे 3 को 1 बनाने के लिए रो 2 में मैं 1/3 मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 -2/3 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट काम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 है उसे मुझे 0 बनाना है। ओके, तो इसके लिए ऑपरेशन क्या लगाएंगे, रो 3 विल चेंज रो 3 -3 इंटू रो 2। ठीक है, और जो मेरा लास्ट रो है वो क्या हो जाएगा 0 0 3 0। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे 3 है उसे हम लोग को 1 बनाना है। तो ये 3 को 1 बनाने के लिए मैं रो 3 में 1/3 मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0 0 1 0। ठीक है, तो अभी देखो ये 1 को कोई भी ऑपरेशन लगा के क्या मैं 0 बना सकती हूँ, मतलब ये पूरा का पूरा लाइन 0 हो जाएगा, नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 1 और -1 में कर दूँ तो ये हो जाएगा 0, लेकिन ये बाकी जितना भी 0 वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया, ए मैट्रिक्स हो गया, तो मैं लिखूंगी ए इक्वल्स टू 1 -1 1 0 1 -2/3 और ये होगा 0 0 1। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स का रैंक हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे रो 1 नॉन जीरो वैल्यू है, रो 2 नॉन जीरो है और रो 3 भी हमारा नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू हमारा नॉन जीरो है। तो अब देखो अगर मैं ए बी का रैंक निकालना चाहूँ, ए बी का मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सेकेंड रो भी नॉन जीरो है और देखो थर्ड रो में ये 0 0 1 0 है, मतलब 1 भी यहाँ पे काउंट हो रहा है, तो 1 के लिए ये पूरा नॉन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो, तो रैंक ऑफ ए बी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए भी 3 है, रैंक ऑफ ए बी भी 3 है। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 0 0 है तो ये हर क्वेश्चन के लिए रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी सेम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब हम लोगों को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे अननोन का भी वैल्यू हो गया 3, दैट इज एक्स वाई जेड। ओके, तो अभी कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इक्वेशन क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का भी वैल्यू 0, मतलब जितना भी अननोन्स है उन सब का वैल्यू क्या होगा 0, ये होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं ये ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ओके, तो अभी चेक कर लेते हैं कि ये एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब हम लोग नॉन होमोजीनियस के लिए सॉल्व करते थे वहाँ पे ये लास्ट मैट्रिक्स के बाद हम लोग क्या करते थे, जो भी जितना भी हम लोग को वैल्यू मिला उसे हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते थे। ठीक है, तो इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लोग इसे लिखेंगे तो इस लाइन में मैं क्या लिखूंगी, ये होगा x, ये होगा -y प्लस जेड इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन में y -2/3 जेड इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे आएगा z इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसमें से जब मैं इसका वैल्यू लिखूंगी इन इक्वेशन फॉर्म, तो लास्ट लाइन से मुझे क्या मिला, z का वैल्यू 0। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे z का वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, हम लोग लिखेंगे y -2/3 z का वैल्यू है 0 इक्वल्स टू 0, तो ये मुझे देगा y -0 इक्वल्स टू 0, दैट इज y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें से y का वैल्यू 0 मिला, z का भी वैल्यू 0 मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मेरा आंसर क्या होगा, x -y का वैल्यू 0 प्लस z का वैल्यू 0 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब x का वैल्यू 0 मिला, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0। तो ये हमें ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा है, तो इसे हम लोग सिस्टमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, द गिवन इक्वेशन हैव ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशंस,
दैट इज x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। तो अभी नेक्स्ट केस में हम लोग रैंक ऑफ a एंड रैंक ऑफ a भी निकालेंगे और वो लेस देन n के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट केस में चलते हैं। सॉल्व x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3w इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4z प्लस w इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y प्लस 9w इक्वल्स टू 0। ओके, तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे और ये ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हमेशा सेम होगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में। तो यहाँ पे b क्या है, सबका वैल्यू 0 0 0 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी ax इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू क्या होगा, जो कोफिशिएंट है 1 माइनस 1 2 माइनस 3 3 2 माइनस 4 1 4 माइनस 2 0 9। ठीक है, और जो हमारा अननोन्स है, अननोन्स क्या क्या है, x y z और w, और राइट हैंड साइड में लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू 0 0 0। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ पे a एंड b लिखते हैं, तो b के जगह पे क्योंकि 0 है तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट a एंड 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a का मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा 0 0 0। तो पिछले क्वेश्चन में जब मैं बोल रही थी कि 0 0 0 को जितना भी चेंज करो वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ मैट्रिक्स A का ही रैंक निकालेंगे। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या होगा, टू फाइंड द रैंक अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस टू रिड्यूस टू रो इक्लन फॉर्म। ठीक है, इसे इक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं क्या चेक करूँगी, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये 0 0, नेक्स्ट ये 2 के जगह पे 1 होगा, यहाँ पे 0, और ये 0 के जगह पे 1 होगा, बाकी ये जो वैल्यूज़ है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो मैं स्टार्ट करूँगी रो 2 से। रो 2 विल चेंज रो 2 माइनस 3 इंटू रो 1 एंड रो 3 विल चेंज रो 3 माइनस 4 इंटू रो 1। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर लेना। देन यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा रो 2 में 0 5 माइनस 10 10 एंड रो 3 में होगा 0 2 माइनस 8 21। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है इसे मुझे 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, रो 2 में 1/5 को मल्टीप्लाई करूँगी। तो 1/5 को मल्टीप्लाई करने से ये रो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 माइनस 2 2। ठीक है, और रो 3 का वैल्यू 0 2 माइनस 8 21 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसे मुझे 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो रो 3 विल चेंज रो 3 माइनस 2 इंटू रो 2। ओके, तो इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 0 0 माइनस 4 17। ठीक है, अब देखो ये -4 को मैं 1 बना सकती हूँ, यहाँ पे मैं -1/4 को अगर मल्टीप्लाई करूँगी, लेकिन ये जो लास्ट रो है हम लोग उसको 0 नहीं बना सकते, सबका वैल्यू मैं 0 नहीं बना सकती। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू निकला है, फर्स्ट रो नॉन जीरो, सेकेंड रो भी नॉन जीरो, थर्ड रो भी नॉन जीरो, इसका मतलब इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3। तो अभी अगर मैं बोलूँगी रैंक ऑफ ए बी का भी वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 लिखा होता तो मैं ये बोलती रो 1 भी नॉन जीरो, रो 2 भी नॉन जीरो, रो 3 भी नॉन जीरो। तो इसलिए हम लोग को 2 वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं अगर ए का वैल्यू निकाल लूँ रैंक तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग चेक करेंगे ये ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। अब देखो नंबर ऑफ अननोन्स कितना था, हम लोगों ने जब क्वेश्चन में देखा था नंबर ऑफ अननोन्स था x y z w, मतलब 4 अननोन्स थे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्या, नंबर ऑफ अननोन्स n इक्वल्स टू 4, देन रैंक है 3, अननोन्स है 4, तो अननोन्स का वैल्यू ज़्यादा है तो हम लोग कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, रैंक इज लेस दैन
n, that is the equations have an infinite number of non-trivial solution. ये कंडीशन 2 अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये इन्फानाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा तो हम लोग को उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लास्ट मैट्रिक्स निकला है उसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3w इक्वल्स टू 0, y माइनस 2z प्लस 2w इक्वल्स टू 0, और थर्ड को लिखेंगे माइनस 4z प्लस 17w इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वो इक्वेशन लिख देंगे। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। ओके, तो अभी सॉल्यूशन निकालने के लिए वो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। क्या होगा, हियर द सॉल्यूशन विल कंटेन 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो कोई ये चारों में से कोई एक को मैं k का वैल्यू मान के इसका आंसर निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो 4 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स है, और 3 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस इक्वेशन में से मुझे w का वैल्यू मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे z में अप्लाई कर सकती हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन में जब मैं z और w का वैल्यू पुट करूँगी तो मुझे y मिल जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन में जब y z और w का वैल्यू अप्लाई करूँगी तो मुझे x मिल जाएगा। वही हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं लेट w इक्वल्स टू k कोई भी नंबर हो सकता है, एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, नाउ पुटिंग w इक्वल्स टू k इन इक्वेशन नंबर 3, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें मैं पहले w का वैल्यू k पुट करूँगी। ठीक है, तो अब देखो ये इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, माइनस 4z प्लस 17w इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी माइनस 4z प्लस 17, w की जगह पे यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, k इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करने से क्या मिल रहा है, माइनस 4z इक्वल्स टू माइनस 17k। ओके, और इसे सॉल्व करेंगे तो z का वैल्यू मिलेगा 17k डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अभी सेकेंड इक्वेशन में z का वैल्यू पुट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, y माइनस 2 इंटू z का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 17k डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंटू w का वैल्यू क्या लिए थे, k, तो मैं यहाँ पे k पुट करूँगी इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, y इक्वल्स टू 13k डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, z का वैल्यू मिल चुका था, अभी y का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे y z w का वैल्यू, और उसमें से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3w इक्वल्स टू 0। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या था, 13k डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू जेड का वैल्यू क्या था, 17k डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू क्या था, k इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इससे जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा x इक्वल्स टू k। तो क्या क्या मुझे वैल्यूज़ मिला है, द सॉल्यूशंस आर x इक्वल्स टू k, y इक्वल्स टू 13k बाई 2, z इक्वल्स टू 17k बाई 4 and w इक्वल्स टू k। ओके, वेयर k इज़ एन आर्बिट्ररी पैरामीटर। तो k का कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो अभी हम लोग को क्या मिलेगा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। फॉर k इक्वल्स टू 1, मतलब सब में k है तो मैं आज्यूम कर लेती हूँ k का वैल्यू 1 लेके, तुम लोग कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ k इक्वल्स टू 1, वी गेट x इक्वल्स टू क्या था, यहाँ पे k था, जहाँ पे k है वहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x का वैल्यू 1, और y इक्वल्स टू 13k डिवाइडेड बाई 2, 13 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 13 बाई 2। अभी z का वैल्यू क्या होगा, 17 इंटू k डिवाइडेड बाई 4, मतलब 17 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये भी मुझे मिलेगा 17 बाई 4। और ये w का वैल्यू क्या है, k है, इसका मतलब k की जगह पे मैं 1 पुट करूँगी तो w का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे जो सोल्यूशन मिला x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 13 बाई 2, z इक्वल्स टू 17 बाई 4 और w इक्वल्स टू 1।
तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये जो आंसर मिला है हम लोग चेक कैसे करेंगे ना, ये तीनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू पुट करना। अगर इसका आंसर 0 आया तो इसका जो सब वैल्यू हम लोग लिए हैं वो सब सही है, ठीक है। तो अभी सेकेंड पॉइंट में चेक करते हैं। मैं और एक पॉइंट ले लेती हूँ, k इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 13, z का वैल्यू 17/2 और w का वैल्यू 2, ठीक है। तो ये भी हम लोग एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो जो क्वेश्चन में दिया गया है कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेना एंड सो ऑन। मतलब k का वैल्यू जब चेंज होता रहेगा तो हम लोग को ऐसे ऐसे पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो ये होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की तरह। ये इसे क्या बोलते हैं होमोजेनियस में, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस।